Okay, good morning, everyone. Okay, okay. So लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो कंप्लीट किया था एक्सेप्शन हैंडलिंग का, एरर्स एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, आई वाज थिंकिंग कि इस लास्ट क्लास में कंप्लीट हो जाता है टॉपिक, बट हम 50% ही कंप्लीट कर पाए थे। ठीक है कि नहीं? हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था, आज इस टॉपिक को खत्म करेंगे और टाइम बचने के बाद फिर हम आर्गुमेंट पार्सर पे चले जाएंगे। अगर टाइम नहीं बचता है तो अगली क्लास प्रॉपर आर्गुमेंट पार्सर के लिए जो कल ली है अपनी, है ना? तो नॉट एन इश्यू। ओके, आपने इस ट्यूटोरियल को, मैं बार बार इस ट्यूटोरियल को इसीलिए ऊपर से नीचे तक रिव्यू कराता हूँ जिससे कि आपको पता रहे कि क्या क्या चीज़ हमने कंप्लीट कर ली है। कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसकी वीडियो है, आप एक बार देख लें जरूर, बार बार उनको समझने की कोशिश करें। ठीक है कि नहीं? हमने इंटरप्रेटर और ये सब, ये पाइथन इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है कि नहीं? और फिर उसके बाद हमने नंबर, स्ट्रिंग और लिस्ट इसके बारे में पढ़ लिया था। इफ कंडीशन, फोर लूप, मैच और ये आर्गुमेंट पार्सिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे दो टाइप के आर्गुमेंट हम भेजते हैं, पोजिशनल आर्गुमेंट भेजते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट भेजते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में मेन मेन जो डेटा स्ट्रक्चर हैं पाइथन में, ये चार पांच ही हैं। लिस्ट के बारे में, टपल के बारे में, सीक्वेंस, सेट, डिक्शनरी, यही तीन चार हैं डेटा स्ट्रक्चर जो कि बार बार आपको यूज करने हैं। मॉड्यूल्स हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट में। इनपुट आउटपुट हमने पढ़ ही लिया था कि फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, और रीडिंग और राइटिंग फाइल्स कैसे होती है। रीडिंग राइटिंग फाइल्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हर चीज क्या है, लॉगिंग के ही थ्रू कंप्लीट की जाती है। अगर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो लॉगिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के टाइम पे। एरर एंड एक्सेप्शन, ओके। सो ये टॉपिक क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, स्क्रिप्ट हर कोई लिखता है ना? आज कल ऐसा है कि 10th 12th के भी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पाइथन पढ़ने के बाद स्क्रिप्ट लिखना चालू कर देते हैं, बिकॉज पाइथन इतना सिंपल लैंग्वेज है। और तीन चार क्लास के बाद आप छोटा मोटा कोड लिखना चालू कर सकते हो। लेकिन अच्छी स्क्रिप्ट लिखने के लिए, ऐसी स्क्रिप्ट जो इंडस्ट्री में किसी अच्छे प्रोजेक्ट को कंप्लीशन के रूप में यूज आए, उसको टेस्टिंग के रूप में यूज आए, उसमें ऑटोमेशन बहुत अच्छे तरीके से हम कर पाए, उसके लिए सबसे जरूरी है कि उसमें आने वाली एरर्स और एक्सेप्शंस को आप प्रॉपरली हैंडल करो। जैसे कि ये पता लगता है कि आपने अपनी टेस्टिंग के टाइम पे, या एरर जो, या फिर आपने जब कोड लिखा था, स्क्रिप्ट लिखी थी, उस टाइम पे जितने भी क्राइटेरिया पॉसिबल हैं टेस्टिंग के, वो सारे के सारे आप अपने दिमाग में रख के किए हैं। मोस्ट ऑफ द क्राइटेरिया को आपने खुद ही सॉल्व कर दिया। मोस्ट ऑफ द क्राइटेरिया के केस में जहाँ पे आप एक्सेप्शन दे रहे हो, वो एक्सेप्शन आपने लिए हैं, है ना? तो अपन इस पे चलते हैं। इसमें कुछ कुछ जो टॉपिक बचे हुए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं आज। हमने सिंटैक्स एरर के बारे में पढ़ लिया था। हमको पता था कि दो टाइप की एरर होती हैं, सिंटैक्स और एक्सेप्शन। ये कंपाइल टाइम पे जो आती है हमारी वो, और ये एक्सेप्शन इंटरप्रेशन के, इंटरप्रेटर के टाइम पे या कंपाइल टाइम पे, है ना? ये सिंटैक्स एरर आती है। एक्सेप्शन आपकी रन टाइम पे आती है जब आप किसी कमांड को एग्जीक्यूट करते हो। फिर हमने देखा था कि अगर एक्सेप्शन आ रही है, हमको पता लग गया किस टाइम पे आ रही है एक्सेप्शन, तो कैसे उसको हैंडल करना है। तब हमने ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक के बारे में पढ़ा था। ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक के बारे में पढ़ने के बाद हम मूव हो गए थे साहब कि हमारा रेजिंग कैसे करनी है एक्सेप्शन की। अगर हम कहीं चाहते हैं कि पर्टिकुलरली एक्सेप्शन रेज हो, तो उसके लिए रेज हमने कमांड देखा था, है ना? स्टेटमेंट, रेज स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। एक्सेप्शन चेनिंग के बारे में पढ़ा था कि अगर मल्टीपल एक्सेप्शन एक के बाद एक आती हैं तो उसे एक्सेप्शन चेनिंग कहते हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्या क्या होता है। तो आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को, कैसे क्लीन अप एक्शंस डिफाइन किए जाते हैं, कौन कौन से प्री डिफाइंड क्लीन अप एक्शंस होते हैं, और रेजिंग और हैंडलिंग मल्टीपल अनरिलेटेड एक्सेप्शंस, है ना? ये सब चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए, एक बात बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए पाइथन में जो क्लास है वो बेस एक्सेप्शन है। बेस एक्सेप्शन मेन क्लास है, और उसको ड्राइव कर रही है क्लास कौन सी? एक्सेप्शन क्लास। तो ये हो गई इसकी सब क्लास। ठीक है कि नहीं?
और एक्सेप्शन को ड्राइव करने वाली बहुत सारी सब क्लासेस होंगी इसमें, जो एक्सेप्शन को एज ए पेरेंट यूज करती हैं, ओके, एज ए बेस क्लास यूज करती हैं। और वो सारी की सारी सब क्लास एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन के लिए लिखी जाती हैं। जीरो डिवीजन एरर, इस तरीके के जो ये जितने भी एक्सेप्शन हैं, इन ये क्लास अपने आप में एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट कर रही हैं। ओके, आपको ये चीज समझ में आ गई। और इसी कारण से हम क्या है, जब हमें ऐसा होता है कि मल्टीपल एक्सेप्शन आ सकते हैं और मुझे हर तरीके के एक्सेप्शन को कैच करना है, तो हम यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास का यूज एक्सेप्ट ब्लॉक में करते हैं। कनेक्शन एरर की जगह पे हम यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास का यूज करते हैं, जिससे कि मल्टीपल टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल कर सके। ठीक है कि नहीं? तो जब एक बात होता है, जब सिस्टम हेडर्स की क्लासेस खुद एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर यूजर डिफाइंड अगर आपको कोई एक्सेप्शन क्लास लिखनी है, तो उसमें भी आपको एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट कराना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? तो जब कभी भी प्रोग्रामर अपना कोई ऑन एक्सेप्शन लिख रहा है, तो न्यू एक्सेप्शन क्लास में उसको टाइपिकली एक्सेप्शन क्लास से ही ड्राइव कराना चाहिए। ठीक है कि नहीं? वो उसी से ड्राइव्ड होगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब ये है कि आपने अपनी क्लास के अंदर भी कोई चाइल्ड क्लास लिख दी है, तो वो भी कहीं ना कहीं होकर के एक्सेप्शन क्लास को आपकी को ड्राइव करनी चाहिए। ठीक है कि नहीं? अच्छा, एक और चीज, आपने जितने भी ये स्टैंडर्ड एक्सेप्शन क्लास लिखी हैं, उनमें आप देखोगे कि ये पर्टिकुलरली एंड अप होती हैं एरर स्ट्रिंग के साथ। ओएस एरर, जीरो बेस्ड एरर, कनेक्शन एरर, आपने जितने भी एक्सेप्शन देखे हैं, सबसे लास्ट में नेम एरर, वैल्यू एरर, टाइप एरर। तो आपको भी कोशिश करनी है कि जब कभी भी आप कोई नया एक्सेप्शन क्लास लिखने जा रहे हो, तो वो एंड हो किसके साथ? एरर के साथ। ये स्टैंडर्ड एक्सेप्शन लिखने के तरीके, वो स्टैंडर्ड एक्सेप्शन लिखने के जो तरीके हैं ना, उसी हिसाब से यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन अगर अपन लिखेंगे, तो अपन एक्सेप्शंस लिखने के सारे रूल्स रेगुलेशन के प्रॉपर कोडिंग तौर तरीके के आधार पर अपना कोड कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है कि नहीं? जो ज्यादातर स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स में डिफाइन होते हैं ना एक्सेप्शन, वो एक्चुअली जो अब उनके फंक्शंस के अंदर जितने भी होते हैं, कि जो भी आप स्टेटमेंट लिख रहे हो फंक्शंस के अंदर और आपको लग रहा है कि वो एक्सेप्शन रेज कर सकते हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए हम स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स के अंदर भी एक्सेप्शन लिख सकते हैं। हमने इससे पहले देखा भी था कि कोई एक फंक्शन है और ये एक्सेप्शन रेज कर रहा है, तो यहाँ पे हमने उस फंक्शन को एज एक्सेप्शन यूज करके स्टैंडर्ड मॉड्यूल के अंदर ही एक्सेप्शन को हैंडल किया था। ठीक है कि नहीं? जरूरी नहीं है कि आपको फंक्शन के अंदर ही एक्सेप्शन को हैंडल करना है, आप बाहर भी एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हो जहाँ पे आप फंक्शन को कॉल करा रहे हो। तो ये यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस हैं। मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन लिखे जाते हैं। इट्स वेरी सिंपल, लाइक ए सिंपल क्लास जो भी आप लिख रहे हो, और उस क्लास के अंदर आपको बस ओनली एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट कराना है, सिंपली। द सेकंड थिंग इज, सिंपल क्लास लिखनी है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उसमें इनहेरिट कराना है एक्सेप्शन को। और जहां कहीं भी आपको ये लग रहा है कि मुझे एक्सेप्शन रेज करना है, क्योंकि आप यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन लिख रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको एक्सेप्शन रेज करना पड़ेगा। तो हम रेज स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, रेज स्टेटमेंट के थ्रू आप कोई भी एक्सेप्शन कहीं से भी रेज कर सकते हो। ठीक है कि नहीं? इस तरीके से एक्सेप्शंस के यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस लिखे जाते हैं। ओके, एक है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, हमने ना ट्राई एक्सपेक्ट के अलावा एल्स पढ़ा था, आपको याद हो तो। और मैंने स्पेशली एल्स को आपके लिए कोड को भी लिख करके बताया था। मैं आपको दोबारा वो कोड दिखा देता हूँ एक बार। ये एल्स ब्लॉक मैंने स्पेशली लिख करके बताया था, और मैंने बताया था आपको कि जब ट्राई के अंदर कोई भी स्टेटमेंट है और आप सोच रहे हो कि वो एक्सेप्शन रेज कर सकता है, उस मोमेंट पे हम एल्स ब्लॉक के अंदर बचे हुए एक्सेप्शन बचे हुए स्टेटमेंट एल्स ब्लॉक के अंदर लिखते हैं हम लोग। ठीक है क्या नहीं? तो इसीलिए एल्स ब्लॉक इसके अंदर आता है ना। लेकिन कभी आपके पास ऐसी चीजें भी हो सकती हैं कि लेट से आपने जब कभी भी स्टेटमेंट को चलाया और ओपन चलाने के बाद एक्सेप्शन आ गया, तो वो तुरंत इन सारे के सारे एल्स ब्लॉक पे जाएगा ही नहीं,
वो पहले एक्सेप्शन को रेज कर देगा। ये हमने बिहेवियर देखा था। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ स्टेटमेंट एट द एंड रेज वो लिखे ऐसे रन करने पड़े, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, लेकिन वो स्टेटमेंट जरूर रन होना चाहिए। जैसे लेट से आपने किसी फाइल को ओपन किया, उस फाइल को रीड करने के टाइम पे एक्सेप्शन आ गया, तो अगर रीड करने के टाइम पे एक्सेप्शन आ गया है तो फाइल ओपन तो रहनी नहीं चाहिए। फाइल पॉइंटर जो आपने ओपन किया वो क्लोज होना ही होना चाहिए। तो इस तरीके की चीजें जो कि एक्सेप्शन आए या ना आए, लेकिन आपको अपने प्रोग्राम के अंदर फाइनली वो चीजें लिखनी ही लिखनी है, तो उसके लिए एक नया ब्लॉक स्टेटमेंट पाइथन यूज करता है, उसे कहते हैं हम क्लीन अप एक्शंस, और वो है हमारा फाइनली। फाइनली स्टेटमेंट में जो भी आपने लिखा है, वो एक्सेप्शन रेज हो या ना हो, ये फाइनली जरूर कॉल होता है। तो आप देखें जैसे यहाँ पे हमने ट्राई के अंदर कीबोर्ड इंटरप्ट का एक्सेप्शन रेज किया है, और फिर हमने फाइनली किया है। तो सबसे पहले कोड देखेगा कि अगर कोई फाइनली स्टेटमेंट अवेलेबल है आपके इसमें, तो पहले वो फाइनली को रन करेगा। गुड बाय वर्ल्ड फाइनली का जो स्टेटमेंट है, जहां पे आपने जितने भी स्टेटमेंट फाइनली ब्लॉक के अंदर रखे हैं, वो सारे के सारे स्टेटमेंट पहले कंपाइल होंगे, वो इंटरप्रेट होंगे, और उसके बाद जाकर के जो भी एक्सेप्शन है आपका, वो एक्सेप्शन कीबोर्ड इंटरप्ट का एक्सेप्शन रेज होगा। ठीक है कि नहीं? अब ये फाइनली स्टेटमेंट के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको भी पढ़ने हैं। इनके बारे में हल्का हल्का मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। आप tutorial.pdf में जाएंगे, आपको भी ये इसी जगह पे मिल जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब कभी भी पाइथन बेस्ड किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू देते हैं, है ना, तो आप इफ यू आर थिंकिंग कि सारे के सारे सिंपल क्वेश्चन जो लिस्ट डिक्शनरी और उनसे रिलेटेड कुछ कुछ जो सिंपल चीजें हैं वही आपसे पूछी जाएंगे, नहीं। आपसे चीजें वो पूछी जाती हैं जो एग्जैक्टली बहुत कम लोगों को आती हैं। हम हमारे इसमें हम जो ज्यादातर जो जो नॉर्मल नहीं है, उन चीजों को इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें जरूर याद रखनी है। फाइनली कब यूज करना है, एल्स कब यूज करना है, ये चीजें आपको जरूर याद रखनी है। तो ये पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर ट्राई क्लोज के अंदर कोई एक्सेप्शन रेज होता है और उसे आप एक्सेप्ट क्लोज में हैंडल कर रहे हो, और अगर नॉट हैंडल्ड बाय द एक्सेप्ट क्लोज, द एक्सेप्शन इज रीरेज्ड आफ्टर द फाइनली क्लोज। इसका मतलब क्या कहता है ये, कि लेट से हमने यहाँ पे ट्राई में एक्सेप्शन रेज किया, आप देख रहे हो, है ना, लेकिन मैंने एक्सेप्ट ब्लॉक लिखा ही नहीं यहाँ पे, डायरेक्टली फाइनली ब्लॉक लिखा है। अब आप देखें कि डायरेक्टली फाइनली ब्लॉक लिखने के बाद भी मेरा एक्सेप्शन रेज हुआ है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दिस स्टेटमेंट इज टेलिंग, कि अगर आपने किसी ट्राई क्लोज में एक्सेप्शन रेज हुआ है आपके, और एक्सेप्शन में बी हैंडल्ड बाय द एक्सेप्ट क्लोज, और एक्सेप्ट क्लोज के द्वारा उसको हैंडल करना हो चाहिए था, बट अगर इफ नॉट हैंडल्ड बाय द एक्सेप्ट क्लोज, तो भी वो फाइनली क्लोज के बाद रीरेज्ड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज टेलिंग। फाइनली क्लोज अपने स्टेटमेंट को, जितने भी ब्लॉक यहाँ पे ब्लॉक के अंदर, फाइनली ब्लॉक के अंदर रखे हुए हैं, इन सबको रन करने के बाद देखता है कि क्या कोई एक्सेप्शन रेज हुआ था ट्राई ब्लॉक में। अगर एक्सेप्शन रेज हुआ है और वो एक्सेप्शन को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, तब उन सारे के सारे एक्सेप्शंस को ये रीरेज्ड कर देता है। सेकंड पॉइंट क्या है, कि अगर कोई एक्सेप्शन है और वो अकर्ड हो गया एक्सेप्ट एल्स क्लॉज के अंदर, अगर कोई एक्सेप्शन एक्सेप्ट के अंदर ही या एल्स क्लॉज के अंदर ही अकर्ड हो रहा है, वहां से अगर इनिशिएट हो रहा है, तो अगेन वो रीरेज्ड होगा, कब? फाइनली क्लोज के बाद। तो एक तो एक्सेप्शन ऐसा जो ट्राई क्लोज के अंदर रेज हो रहा है अगर, तो वो फाइनली क्लोज के बाद ही रीरेज्ड होगा। और अगर कोई एक्सेप्शन ऐसा है जो ट्राई वो एक्सपेक्ट या फिर एल्स क्लोज के अंदर हो रहा है, वो भी फाइनली क्लोज के बाद ही रेज होगा। अगर फाइनली क्लोज एग्जीक्यूट से ब्रेक कंटिन्यू रिटर्न स्टेटमेंट, एक्सेप्शंस आर नॉट रीरेज्ड। ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। गलती से आपने फाइनली क्लोज के अंदर अगर ये स्टेटमेंट दे दिए, तो आप कंपाइलर के या इंटरप्रेटर के हैंडलर से ये कह रहे हो कि आगे अब आपको फाइनली क्लोज के बाद जो रीरेज होना है या कुछ भी होना है, उसको रन करने की जरूरत ही नहीं है।
So if you are giving break, continue, or return statement in your script in the finally block or finally close, तो exceptions are not re-raised. और अब आप देखें कि अगर ये ही सेम स्टेटमेंट ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न स्टेटमेंट अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर है, फाइनली ब्लॉक के अंदर है, तो वो तुरंत ही वहां से कोड रिटर्न हो जाएगा, रीरेज ही नहीं करेगा। लेकिन अगर ये ट्राई ब्लॉक के अंदर है तो हमारा क्या था, हमारा ये स्टेटमेंट ये था कि क्लीन अप एक्शंस का स्टेटमेंट है ये फाइनली। तो ये एक्सेप्ट में चाहे एक्सेप्शन रेज हो या कुछ भी चीज हो, ये फाइनली इसको जरूर फाइनली ब्लॉक के स्टेटमेंट को रन करना ही करना है। तो ऐसे ही अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न स्टेटमेंट आ जाता है तो इन स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन से प्रायर पहले वो फाइनली क्लोज को एग्जीक्यूट करेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। और देखो आपने ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न फाइनली क्लोज के अंदर देख लिया, इसके अंदर देख लिया। इवन अगर इसमें जो नहीं लिखा हुआ वो भी मैं बता देता हूं, अगर ये ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न वैसे कभी एक्सेप्ट ब्लॉक में आते नहीं है, ज्यादातर इनकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप एक्सेप्ट ब्लॉक स्पेशली लिखते ही इसीलिए हो कि आपको ओनली एक्सेप्शन को रेज, जो एक्सेप्शन है उसको प्रॉपरली डंप करा सको। अगर एल्स क्लोज या एक्सेप्ट क्लोज के अंदर भी आप इन सब चीजों को लिख रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनली क्लोज पहले रन होता है, देन उसके बाद आपका ये ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न स्टेटमेंट पिक्चर में आएंगे। ठीक है कि नहीं? ऐसे ही अगर आपने फाइनली क्लोज के अंदर कोई रिटर्न स्टेटमेंट डाला है और रिटर्न वैल्यू विल बी 1 फ्रॉम द फाइनली क्लोज रिटर्न स्टेटमेंट, नॉट द वैल्यू फ्रॉम द ट्राई क्लोज रिटर्न स्टेटमेंट, तो आप ये जान लो अच्छे तरीके से कि अगर ऐसा हो रखा है कि आपने ट्राई के अंदर भी रिटर्न डाल दिया और फाइनली के अंदर भी रिटर्न डाल दिया, तो आपका ये ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारा कहता है कि ट्राई के अंदर के ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न स्टेटमेंट से पहले क्या रिटर्न, क्या कम वो हो रहा है, रन हो रहा है, फाइनली क्लोज के सारे स्टेटमेंट रन हो रहे हैं। और अगर फाइनली के अंदर रिटर्न है तो फाइनली के अंदर के रिटर्न के टाइम से वो वहीं से ही रिटर्न हो जाता है प्रॉपरली, और कोई भी आगे इसके अलावा कोई भी एक्सेप्शन, रीरेज या फिर कोई भी स्टेटमेंट जो फाइनली क्लोज के अंदर है रिटर्न स्टेटमेंट के अलावा, वो कोई भी रन नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फाइनली क्लोज का रिटर्न है वही स्टेटमेंट रन होगा, ट्राई क्लोज के रिटर्न के स्टेटमेंट तक कभी कोड आएगा ही नहीं। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी आपके कोड में स्क्रिप्ट लिखने के टाइम पे आप इस तरीके की एरर पाओगे और आपको फिर डीबग करके ही पता लगाना पड़ेगा, अगर आपने इन तीनों पॉइंटों को याद नहीं रखा हुआ है तो आपको याद रखना है कि फाइनली का ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न स्टेटमेंट सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी पर होता है। ट्राई, एक्सेप्ट और एल्स के अंदर अगर ये सारे के सारे स्टेटमेंट अवेलेबल हैं तो उससे पहले फाइनली क्लॉज रन होगा। और फाइनली क्लॉज में अगर फिर से रिटर्न स्टेटमेंट अवेलेबल है तो वो वहीं से ही रिटर्न हो जाएगा। ट्राई क्लॉज के या एल्स क्लॉज के, एक्सेप्ट क्लॉज के रिटर्न स्टेटमेंटों पर कभी जाएगा ही नहीं। ठीक है कि नहीं? तो देखिए जैसे इसने यहाँ पे कोशिश की है, ट्राई के अंदर इसने लिखा है रिटर्न ट्रू, और फाइनली के अंदर भी लिख दिया इसने रिटर्न फॉल्स। नाउ वी आर टेलिंग कि ट्राई क्लॉज के अंदर लिखा हुआ रिटर्न स्टेटमेंट के रन होने से पहले फाइनली क्लॉज रन होता है, और फाइनली क्लॉज के अंदर अगर कोई रिटर्न, ब्रेक या कंटिन्यू का स्टेटमेंट है तो वो वहीं से ही प्रोग्राम को रिटर्न कर देता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जब हमने इसको फोन कॉल कराया तो हमारा फॉल्स रिटर्न हो रहा है। क्यों फॉल्स रिटर्न हो रहा है? क्योंकि फाइनली से रिटर्न हुआ है फॉल्स, दैट्स द रीजन। अब आप देखें यहाँ पे कि इस तरीके का एक डिवाइड का कोड लिखा हुआ है और इसमें एल्स स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने एक्सेप्शन को भी हैंडल कर रखा है और फाइनली ब्लॉक भी लिखा हुआ है। तो इसने क्या है, जब डिवाइड किया 2 1 को तो ये प्रॉपरली रिजल्ट देगा यहाँ पर, और अगर प्रॉपरली रिजल्ट देगा, कोई एक्सेप्शन नहीं रेज होगा, तो एल्स स्टेटमेंट भी कंपेयर होगा, प्रॉपरली रिजल्ट देगा, और उसके बाद फिर हमारा फाइनली भी रन करेगा। तो हमारा इस तरीके से हो रहा है कि ट्राई से रिजल्ट आया, एल्स से वो रिजल्ट प्रिंट हो गया, रिजल्ट इज 2.0, और फिर उसके बाद हमारा फाइनली स्टेटमेंट एग्जीक्यूटिंग फाइनली क्लॉज रन हो रहा है। लेकिन वहीं अगर इसको 2 0 कर रहे हो आप यहाँ पे 2/0, तो क्योंकि ये जीरो डिवीजन एरर के रूप में एक्सेप्शन रेज होगा यहाँ से, तो देखो
यहाँ पे इसने क्या लिखा है एक्सेप्शन में, डिवीजन बाई जीरो। तो सबसे पहले तो इसका एक्सेप्ट ब्लॉक रन हो गया है, डिवीजन बाई जीरो। फिर आपका फाइनली स्टेटमेंट हो गया साहब, एग्जीक्यूटिंग फाइनली क्लॉज। यहाँ पे आपका एग्जीक्यूटिंग फाइनली क्लॉज इस तरीके से रन हो गया। अगर आपका ऐसा होता कि एक्सेप्ट ब्लॉक होता ही नहीं, आप एक्सेप्शन को हैंडल कर ही नहीं रहे हो, तो आपका पहले फाइनली क्लोज रन होता, फाइनली क्लोज रन होने के बाद वो इस जीरो डिवीजन एरर को एक्सेप्शन में रीरेज कर देता। ये एग्जैक्टली ये पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है। एक्सेप्शन में जैसे यहाँ पे इसने रीरेज किया है कीवर्ड इंटरप्रेटर को, है ना, इंटरप्रेटर को, इस तरीके से वो एक्सेप्शन रेज कर देता। देखिए यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई एक्सेप्शन तो नहीं आया। ये फायदा है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। आपको ऐसा कोई ट्रेस बैक नहीं दिखा कोड में, सिंपली आपने एक एरर दे दिया कि भैया डिवीजन बाई जीरो, या फिर यहाँ पे आप कुछ भी और लिख सकते हो कि डिवीजन बाई जीरो इज नॉट अलाउड और समथिंग लाइक दैट। ठीक है कि नहीं। अब अगर आपने ऐसा किया है कि नंबर की जगह पे यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर आप डिवीजन जो कर रहे हो ये इंटीजर फॉर्मेट के डेटा टाइप के एलिमेंट के साथ डिवीजन के ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हो, और यहाँ आप पास क्या कर रहे हो, स्ट्रिंग टाइप पास कर रहे हो। तो इसका मतलब ये टाइप एरर के एक्सेप्शन में आता है, और टाइप एरर के एक्सेप्शन को आपने हैंडल नहीं कर रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये हैंडल नहीं है तो पहले फाइनली ब्लॉक यहाँ पर रेज होगा, और फाइनली ब्लॉक रेज होने के बाद जो भी एक्सेप्शन आया है जो हैंडल्ड नहीं है या फिर एक्सेप्शन पड़ा हुआ है, उस एक्सेप्शन को ये रीरेज कर देगा। तो फाइनली क्लोज रेज हुआ और उसके बाद इसने टाइप एरर को रीरेज कर दिया इस तरीके से। कोई भी कंफ्यूजन आता है इसमें तो आप बिल्कुल ओपनली पूछें। इसमें वैसे सारे के सारे जितने भी ये पॉइंट्स हैं उन सबको सबको इसने यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ दिखाया है पूरी अच्छे तरीके से, है ना। अब देखो, अब अगर रियल वर्ल्ड में देखा जाए कि एग्जैक्टली फाइनली स्टेटमेंट कहाँ यूज हो सकता है, तो एप्लीकेशंस में जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम और इस तरीके के जितने भी बड़े बड़े एप्लीकेशंस है ना, उसमें हमारे रिसोर्सेज को हैंडल करने में फाइनली क्लॉज बहुत जरूरी है। लेट से आपने 50 रिसोर्सेज को बुक कर लिया, और बुक करने के बाद आपको एक 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 करके सारे के सारे रिसोर्सेज को यूज करना है, और दूसरे ही रिसोर्स पे जाकर के आपका प्रोग्राम किसी तरीके से एक्सेप्शन दे गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 50 रिसोर्सेज बुक्ड ही रह जाएं। आपको क्लीन अप करना है प्रॉपरली, अपने कोड को रिलीज करने हैं सारे एक्सटर्नल रिसोर्सेज को, या फिर जितने भी फंक्शंस या फाइल आपने ओपन किए उन फाइल पॉइंटरों को, फंक्शंस को क्लोज करना है। पी एक्सपेक्ट के जितने भी ऑब्जेक्ट आप रेज करते हो उनको क्लोज करना है। वो सारी की सारी चीजें आपको फाइनली क्लोज के अंदर क्लोज करनी चाहिए, जिससे कि कोई भी एक्सेप्शन या फिर यूजर ने कंट्रोल सी दे दिया या कुछ भी दे दिया, तो भी आपका स्क्रिप्ट कभी भी कोई भी चीज बिना क्लियर अप किए रहना नहीं चाहिए। ठीक है कि नहीं। ओके, इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, वो मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों ने ये पढ़ी थी किसी भी फाइल को ओपन करने का तरीका, ओपन विद ओपन के द्वारा, है ना, विद स्टेटमेंट। और हमने वहां पे एक स्टेटमेंट ये भी देखा था कि पाइथन ने बोला है कि ज्यादा प्रोफिशिएंट वे यही है फाइल को ओपन करके यूज करने के तरीके में। यहाँ इसने फाइल नेम दे रखा है, रीडिंग मोड नहीं दे रखा, तो ऑब्वियसली वो बाय डिफॉल्ट रीडिंग मोड में है। ठीक है कि नहीं, मोड अगर नहीं दे रखा है तो। क्यों ये वाला ज्यादा प्रोफिशिएंट तरीका था? क्योंकि ये कहता था कि अगर आपका प्रोग्राम किसी कारणवश रीडिंग के टाइम पे या किसी भी टाइम पे क्रैश हो गया ना, तो भी जो ये ओपन हुआ है ना, ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा प्रोग्राम के क्लोज होने से पहले। ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली ये बोलता था। अगर आपने वो आप एक बार दोबारा से वहां देख लेना, हमने जब 7 चैप्टर में ही पढ़ा है ये फाइल ओपन का स्टेटमेंट। तो वहां पे ये बोलता था कि अगर आपने विद स्टेटमेंट के द्वारा किसी फाइल को ओपन कर रहे हो, तो आपका प्रोग्राम कहीं पे क्रैश हो जाए, एक्सेप्शन आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो भी ये फाइल जो ओपन है, ये फाइल पॉइंटर ऑटोमेटिकली प्रोग्राम के क्लोज होने से पहले क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके के देखिए यहाँ पे आफ्टर द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट द फाइल एफ इज ऑलवेज क्लोज्ड इवन इफ ए प्रॉब्लम वाज इनकर्ड व्हाइल प्रोसेसिंग द लाइंस। तो ये वाली बात है, अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो भी फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज होगी स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद।
ऐसे कुछ प्री डिफाइंड क्लीन अप एक्शंस पाइथन ने ऑटोमेटिकली इंटरनल दे रखे हैं। इसीलिए अगर आप मैक्सिमम फाइल को ओपन स्टेटमेंट से डायरेक्टली ओपन करके फिर फाइल पॉइंटर ले रहे हो ना, तो याद रखो कि ज्यादा से ज्यादा आप ऐसी चीजों को यूज कर सको जो ज्यादा सेफ हैं, जिनमें क्लीन अप एक्शन पहले से ही प्री डिफाइंड है। ठीक है कि नहीं? अब अपन देखते हैं रेजिंग एंड हैंडलिंग मल्टीपल अनरिलेटेड एक्सेप्शंस। किस तरीके के मल्टीपल अगर अनरिलेटेड एक्सेप्शन आ रहे हैं तो उनको कैसे रेज किया जाता है। जैसे कोई एक फंक्शन है हमारा, ये देखो आप है ना बार बार देख रहे होंगे सारे के सारे जितने भी कोड यहाँ पे हैं आपको जो दिख रहे हैं, इनमें क्या है, एक्सेप्शंस को बार बार रेज किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे एक्सेप्शन रेज किया, और भी जितने भी एग्जाम्पल हैं हम देख रहे हैं उनमें रेज किया जा रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि एक्सेप्शन को रेज इसलिए किया जा रहा है जिससे कि आप हर टाइप के एक्सेप्शंस को समझ सको कि ये एक्सेप्शंस किस तरीके से हैंडल किए जाते हैं। ठीक है कि नहीं? आपको स्पेशली जरूरत नहीं है हर जगह पे एक्सेप्शंस को रेज करने की। आप जब स्क्रिप्ट लिखोगे, ये छोटे छोटे प्रोग्राम हैं, इनमें किसी भी तरीके का कोई लॉजिक इन्होंने अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर रखा। इस कारण से ये समझाने के लिए आपके लिए एक्सेप्शंस को रेज कर रहे हैं, जैसे कि आपकी क्लियरिटी हो, समझ में आए। लेकिन जब आप अपनी स्क्रिप्ट लिखोगे, कोई भी चीज आप इम्प्लीमेंट करोगे, तो ऑटोमेटिक ऐसी सिचुएशंस आपका कोड दे देगा, या फिर आपका जो लॉजिक आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो वो लॉजिक इस तरीके का दे देगा कि अगर यूजर कुछ इस तरीके के इनपुट डाल देता है तो आपको इस टाइप का एक्सेप्शन ऑटोमेटिकली रेज हो जाएगा वहां पे। तो आपको उस रेज्ड एक्सेप्शन को हैंडल करने की तरीके आने चाहिए। ठीक है कि नहीं? अगर मल्टीपल एक्सेप्शन इस तरीके से हैंडल हो रहे हैं, अगर रेज हो रहे हैं कॉमा सेपरेटेड करके, राइट, मल्टीपल अनरिलेटेड एक्सेप्शंस अगर वो हैंडल करने हैं तो कैसे हैंडल करोगे? उनको हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन ग्रुप का यूज किया जाता है। रेज करने के लिए एक्सेप्शन ग्रुप का यूज किया जाता है, और हैंडल करने के लिए भी हम एक्सेप्ट में इस तरीके से इनको देखो, एक्सेप्शन ग्रुप के क्लास के फॉर्मेट में ही ये हैंडल होता है। अब मैंने बताया कि एक्सेप्शन ग्रुप क्लास है, बट इसकी जो पेरेंट क्लास होगी वो क्या होगी? एक्सेप्शन होगी। एक्सेप्शन की पेरेंट क्लास क्या है? बेस एक्सेप्शन है। ठीक है क्या नहीं? तो देखिए ये जो यहाँ से रेज हुआ है एक्सेप्शन ग्रुप के तौर पर, अगर मल्टीपल एक्सेप्शन को रेज करना है कहीं पर तो वो आपको एक्सेप्शन ग्रुप क्लास का यूज करना पड़ेगा। ये एक्सेप्शन ग्रुप क्लास इसी एक्सेप्शन के अंदर आती है, तो यहाँ प्रॉपरली इसको एक्सपेक्ट ब्लॉक के अंदर कैच कर लिया गया है। ठीक है कि नहीं? अच्छा, अगर आपको चाहिए कि इस एक्सेप्शन में आपने 10 टाइप के एक्सेप्शन को रेज कर दिया एक्सेप्शन ग्रुप में, और कोई एक सिंगल सिंगल एक्सेप्शन को आपको हैंडल करना है और कुछ नई मल्टीपल नई टाइप की एरर आपको शो करानी है यूजर के लिए, तो उस केस में आप एक्सेप्ट की जगह पर एक्सेप्ट स्टार यूज करोगे। ठीक है कि नहीं? तो देखिए आपने यहाँ पे ओएस एरर, सिस्टम एरर, ये ग्रुप वन में इतने टाइप की आपने एरर के एक्सेप्शन को ग्रुप में एक्सेप्शन ग्रुप के थ्रू रेज कर दिया है। तो उस मोमेंट पे अगर ओएस एरर आ रही है तो उसके लिए आपको दे रही है ओएस एरर, और अगर सिस्टम एरर आ रही है तो आपको ये सिस्टम एरर का अगर मैसेज अलग अलग मैसेज प्रिंट कराना है आपको, तो आप एक्सेप्ट की जगह पर क्या यूज करोगे? एक्सेप्ट स्टार का यूज करोगे। By using except star instead of except, we can selectively handle only the exceptions in the group that match a certain type. ठीक है कि नहीं? ये आपको याद रखना है कि कहाँ पे आपको एक्सेप्ट यूज करना है, कहाँ पे आपको एक्सेप्ट स्टार यूज करना है, एक्सेप्शन ग्रुप किस तरीके से रेज किए जाते हैं, एक्सेप्शन ग्रुप को रेज करने की जरूरत कहाँ पड़ती है, जब आपको लिस्ट ऑफ एक्सेप्शन इंस्टेंसेस को रैप करके और उनको अगर आपको एक साथ रेज करना है, पूरे के पूरे बंडल को एक साथ रेज करना है, तो उस मोमेंट पे आपको एक्सेप्शन ग्रुप को यूज करने की जरूरत पड़ेगी। और उसी एक्सेप्शन ग्रुप को यूज कर रहे हो आप तो उसको हैंडल करना भी आना चाहिए। तो हैंडल करने के लिए या तो आप सिंपली एक्सेप्शन में ई को आप लेकर के डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं, या फिर आप एक एक एक्सेप्शन को एक्सेप्ट स्टार के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसने पहले लिखा है कि ये ओएस एरर है, ये सिस्टम एरर है, लेकिन आप देखें इसने दो एक्सेप्शन को तो हैंडल कर लिया, तो ऑब्वियसली उन दो का तो ट्रेस बैक नहीं आएगा। लेकिन इसमें ग्रुप टू के अंदर भी तो 3 और 4 एक्सेप्शन हैं,
तो ग्रुप 2 के जितने भी एक्सेप्शन हैं वो इसने यहाँ पर रेज कर दिए। रिकर्सन एरर का एक्सेप्शन था तो रिकर्सन एरर का एक्सेप्शन रेज कर दिया है। ओएस एरर पहले से ही अवेलेबल था, ओएस एरर पहले से यहाँ भी अवेलेबल है, तो इसने बाकायदा ओएस एरर को यहाँ पहले ही हैंडल कर चुका है वो। ठीक है कि नहीं? तो ग्रुप 1 के अंदर के सारे एक्सेप्शन आपने हैंडल कर रखे थे, तो उसने अलग से रेज नहीं किए। ग्रुप 2 में जब वो गया, ग्रुप 2 में उसने देखा तो ओएस एरर तो पहले से ही हैंडल्ड था और वो पहले से हैंडल हो भी चुका है, तो उसने अलग से कुछ रेज करने की जरूरत नहीं पड़ी उसको। लेकिन रिकर्सन एरर कहीं पे हैंडल नहीं था, तो इसने रिकर्सन एरर को यहाँ पर बाकायदा रेज कर दिया। ठीक है कि नहीं? आप ना केवल, अब देखिए एक बात बताता हूँ कि हर जगह पे हमको अगर मल्टीपल एक्सेप्शन को, लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस को एक साथ रेज करना है, तो आप इस तरीके की लिस्ट तो बनाओगे नहीं हर जगह पर। अगर प्रैक्टिकल यूज में देखो तो हमको याद थोड़ी है कि कितने टाइप के एक्सेप्शन है और उनको हम एक बंडल करके इस तरीके की लिस्ट या इस तरीके के सेट बना करके आप एक्सेप्शन रेज कर दो, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो उस केस में क्या किया जाता है कि ऐसी सिचुएशन आती कैसे है कि हम कोई भी लॉजिक लिख रहे होते हैं और हमको वैसा लगता है कि मल्टीपल एक्सेप्शंस आ सकते हैं, तो उस मोमेंट पे हम क्या करते हैं, इन सारे के सारे एक्सेप्शन को हम अपेंड करते जाते हैं। तो हमने पूरे के पूरे लॉजिक को रन करा दिया और जितने भी उसमें एक्सेप्शन आए उन सबको अपेंड कर दिया, और फिर हम उस एक्सेप्शन की जो हमारी लिस्ट है उस पे अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं कि इसमें अगर हमको ऐसा लगता है कि 10 टाइप के एक्सेप्शन आएंगे और उनमें से 4 ऐसे एक्सेप्शन है जिसके आधार पे हमको स्क्रिप्ट को पास ही दिखाना है, फेल नहीं दिखाना, तो आप क्या है कि सारे के सारे एक्सेप्शन को पहले लिस्ट में अपेंड करते जाएं, फिर उसमें देखें कि वो 4 ही अगर एक्सेप्शन आए ओनली, तो आप स्क्रिप्ट को पास दिखा दें। अगर 4 की जगह पर 5 आए, इससे कहीं ज्यादा आए, तो आप सिंपली एक एक एक्सेप्शन को यहाँ पर प्रिंट करा सकते हो या फिर उनको हैंडल कर सकते हो। ये इसका एक्चुअल यूज केस है मल्टीपल एक्सेप्शन का। आपको कोड को बीच में रन करने से नहीं रोकना, आप चाहते हो कि पूरी की पूरी स्क्रिप्ट रन हो और जितने भी एक्सेप्शन आ रहे हैं वो भी साइलेंट ना हो, तो आप क्या कर सकते हो, सारे के सारे एक्सेप्शन को एक्सेप्शन डॉट अपेंड के अंदर एक लिस्ट के अंदर उन्हें अपेंड करा सकते हो। ठीक है क्या नहीं? एक और, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई मस्ट से कि आप सब लोगों ने अगर पहले से भी एक्सेप्शन हैंडलिंग को पढ़ा होगा ना, तो इस वाले पॉइंट को कभी यूज नहीं किया होगा। ये पॉइंट क्या है कि अगर आपको कोई एक्सेप्शन रेज करना है और उसको रेज करने के टाइम पे आप कुछ यूजर डिफाइंड नोट भी डालना चाहते हो, तो आप इस तरीके से यूजर डिफाइंड नोट डाल सकते हो एक्सेप्शन के अंदर। इसने देखो क्या किया, एक्सेप्ट ब्लॉक में इसको हैंडल किया। अब ऑब्वियसली अगर एक्सेप्ट ब्लॉक में हैंडल हो रहा है तो एक्सेप्शन रेज हुआ, वो साइलेंटली एक्सेप्ट ब्लॉक के चीजों को फॉलो करेगा रेज होने की जगह पे। ट्रेस बैक जब दिखाता है जब कोई एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ है, वो सॉरी एक्सेप्शन रेज हुआ है और उसको हैंडल नहीं किया गया है। अगर किसी एक्सेप्शन को हैंडल किया जा रहा है तो उस हैंडलेशन में ट्रेस बैक की जगह पे जो हैंडल करने वाले जितने भी स्टेटमेंट है वो रन होते हैं। ये हम देख चुके हैं पहले। ठीक है कि नहीं? इसमें कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में होना नहीं चाहिए कि यहाँ पे जो भी अगर ओएस एरर के एक्सेप्शन को वो हैंडल कर रहा है, तो ओएस एरर का इस तरीके का ट्रेसबैक ना दिखा करके वो सिंपली देयर वाज एन ओएस एरर वो दिखा रहा है जो कि इस एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर आपके लिखा हुआ है। और रिकर्सन एरर कहीं भी हैंडल नहीं हो रहा, तो वो रिकर्सन एरर के लिए प्रॉपर भाई पूरा सब कुछ एकदम ट्रेसबैक दिखा रहा है कि इस तरीके से लाइन नंबर 2 में 3 में आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है कि नहीं? लेकिन अगर आपको ऐसा करना है कि उस एक्सेप्शन को रेज तो करना ही है, ट्रेसबैक आपको दिखाना ही है, लेकिन ट्रेसबैक दिखाने से पहले आप चाहते हो कि ट्रेसबैक के अंदर अपना कुछ नोट भी ऐड करूं मैं, तो उन एक्सेप्शन को आप इस तरीके से हैंडल करके और फिर रेज करा सकते हो। ये रेज स्टेटमेंट के कारण ही आपको ये ट्रेसबैक इस तरीके से यहाँ दिख रही है। तो देखो टाइप एरर का एक्सेप्शन है बैड टाइप, और आपने जो जो नोट लिखा है वो पूरा का पूरा नोट यहाँ पे इस तरीके से आ गया।
आपने यहाँ टाइप एरर रेज की है, उस टाइप एरर का आपने बताया है कि ये बैड टाइप की टाइप एरर है, उसको क्लास को आपके ऑब्जेक्ट को आपने रेज किया, ये एक्सेप्शन क्योंकि ये बेस क्लास है, जितने भी टाइप की ये क्लास है उन सब की बेस क्लास एक्सेप्शन क्लास है। तो एक्सेप्शन क्लास ने इनको कैच किया, इसको कैच करने के बाद इसमें नोट ऐड किए और उसके बाद इसको रेज कर दिया, और रेज करने के बाद वो इस तरीके का ट्रेस बैक दिखाएगा, और जो भी नोट ऐड किए हैं आपने उन नोट ऐड को आपको दिखाएगा यहाँ पर। ठीक है कि नहीं? इस तरीके की आपको चीजें याद रखनी है। अब देखो मल्टीपल जब एक्सेप्शंस होते हैं, क्यों इस नोट ऐड की और इनकी जरूरत है? जब मल्टीपल एक्सेप्शंस होते हैं और उनको आप किसी लिस्ट के अंदर अपेंड करते हो, तो वी आर हैविंग ए फैसिलिटी कि उनको अपेंड करने से पहले आप हर एक एक्सेप्शन के लिए कैस किस आइटरेशन में ये एक्सेप्शन आया है, कैसे आया है, क्या नहीं आया है, इस सब के लिए आप ऐड नोट लगा सकते हो। तो देखो कितना अच्छे से इसको पता लग गया कि आइटरेशन 1 के अंदर ओएस एरर आया है, एक्सेप्शन रेज हुआ है। आइटरेशन 2 के अंदर ओएस एरर का एक्सेप्शन रेज हुआ है। आप चाहते तो अलग अलग आइटरेशन में अलग अलग टाइप के एक्सेप्शन आ सकते हैं आपके लिए। इट कुड बी पॉसिबल कि अगर किसी लिस्ट को आप आइटरेट कर रहे हो तो लिस्ट के कुछ एलिमेंट तक कोई एक्सेप्शन नहीं आए और थर्ड एलिमेंट में एक्सेप्शन आ जाए, और वो आपको जो थर्ड एलिमेंट में एक्सेप्शन आएगा, तो एक्सेप्शन तो आपको सिंपली लाइन नंबर दिखाता है कि इस लाइन नंबर पर एक्सेप्शन आ रहा है, और आप सोच रहे हो यार कि ये लाइन नंबर तो सही वर्क कर रहा है पहले दूसरे एलिमेंट के लिए, तीसरे एलिमेंट में क्यों एक्सेप्शन दिखा रहा है, या कौन से वाले एलिमेंट पे एक्सेप्शन दिखा रहा है, ये आपको पता नहीं लगेगा। तो ऐसे केस के लिए आप पहले से ही ऐड नोट डाल दीजिए, जिससे कि आपको एग्जैक्टली पता लग जाए कि आपकी जिस जो भी आइटरेबल था, उस आइटरेबल में ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए एक्सेप्शन आ रहे हैं, उसमें थर्ड लूप के टाइम पे या थर्ड एलिमेंट को जब इसने प्रोसेस किया है तब ही ओनली एक्सेप्शन दिख रहा है। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से आप मल्टीपल एक्सेप्शंस को रेज कर सकते हो, उनमें ऐड नोट कर सकते हो, एनरिच बना सकते हो। हमने मल्टीपल एक्सेप्शंस को कैसे रेज करना है और कैसे उनको हैंडल करना है ये हमने देखा है। इससे पहले हम देखे हैं कि प्री डिफाइंड क्लीनअप एक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो मैं बताया था आपको कि फाइल ओपन करने से पहले अगर विद से ओपन कर रहे हो तो वो एफ इज ऑलवेज क्लोज्ड, वो हमेशा क्लोज होगी स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद, आइदर इट्स इनकरिंग ए प्रोसेस प्रॉब्लम और नॉट, दैट्स नोवेयर मैटर। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके के प्री डिफाइंड क्लीन अप एक्शंस हैं। फाइनली क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनली क्लोज के बिना आप अगर कोई एक्सेप्ट ब्लॉक लिख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको एक बार सोचना चाहिए दोबारा से अपने कोड को कंप्लीट करने से पहले कि क्या हमारे पास सच में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि इस एक्सेप्शन आने के बाद भी रन होनी चाहिए, मतलब एक्सेप्शन आने से पहले रन हो जाए प्रॉपरली। वो क्लीन अप ऐसा सेक्शन जो कि चाहे ये प्रॉब्लम अकर हो या ना हो, हमारे कुछ स्टेटमेंट ऑलवेज रन होने चाहिए। तो ऐसे सारी की सारी चीजें अगर दिमाग में हैं आपके तो उनको आप फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखोगे। फाइनली ब्लॉक के अंदर ट्राई, ब्रेक और रिटर्न स्टेटमेंट को लिखने से पहले 10 बार सोचें कि आपको किस तरीके से लिखना है। अगर आप ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख रहे हो तो आपका फाइनली ब्लॉक ट्राई ब्लॉक के इन स्टेटमेंट से पहले ही एग्जीक्यूट होगा। और अगर आपने ट्राई ब्लॉक के अंदर और फाइनली ब्लॉक के अंदर दोनों के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है तो ये कहता है कि फाइनली ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट होगा, और पहले एग्जीक्यूट होने के टाइम पे अगर फाइनली ब्लॉक में रिटर्न स्टेटमेंट मिला तो वहीं से ही आपको रिटर्न हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? और आपके एक्सेप्ट एल्स किसी भी क्लोज में अगर एक्सेप्शन है या ट्राई क्लोज में एक्सेप्शन है तो पहले वो फाइनली क्लोज पर जाता है और तब वो आगे बढ़ता है। ठीक है कि नहीं? इस तरीके से आप यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास भी बना सकते हैं। ये याद रखें कि आपको यूजर डिफाइंड का एक्सेप्शन क्लास बनाते हुए ये एक्सेप्शन क्लास को एज ए इनहेरिट करना है, बेस क्लास के तौर पे यूज करना है, क्योंकि ज्यादातर जितनी भी स्टैंडर्ड एक्सेप्शन क्लास हैं वो मैक्सिमम स्टैंडर्ड एक्सेप्शन क्लास को ही से ही इनहेरिटेड हैं, वो ड्राइव्ड इसी से हैं।
ठीक है कि नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी टाइप का एक्सेप्शन रेज हो सकता है और आपको उसके टाइप का नहीं पता है, तो आप इसी एक्सेप्शन एक्सेप्ट दिस एक्सेप्शन एज ए एरर, तो आप इस तरीके से वाइल्ड कार्ड एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं एक्सेप्शन क्लास के थ्रू। हमने ये देखा था कि कैसे एक्सेप्शन को रेज किया जाता है। रेज स्टेटमेंट अलाउज द प्रोग्रामर टू ए फोर्स स्पेसिफाइड एक्सेप्शन टू अकर, है ना। तो रेज स्टेटमेंट का आप कोई भी एक्सेप्शन को अकर करने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। किस तरीके के एक्सेप्शन होते हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाता है, हमने एक्सेप्शन के हैंडलिंग को देखा था, कैसे हैंडल करते हैं। फिर हमने उससे पहले देखा था कि एक्सेप्शन होते क्या हैं और ये सिंटैक्स एरर क्या क्या होती हैं, ठीक है कि नहीं। ओके, आज शाम तक हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आज शाम तक या कल सुबह तक आपके लिए एक ओके एक होमवर्क बता दूंगा मैं, या रितेश अपडेट कर देगा होमवर्क, और आपको उस होमवर्क को कंप्लीट करना है। उस होमवर्क में केवल इतना सा है कि जितने भी टाइप के एक्सेप्शंस हैं इनको आप प्रॉपरली कोड कर पाओ और उन्हें देख पाओ कि ओके इस तरीके के एक्सेप्शन आते हैं और इस तरीके से कोड आपका रन होता है, ठीक है कि नहीं। ये आपका भी होमवर्क है कि आपको सारे के सारे एक्सेप्शंस के अंदर जितने भी ये इस तरीके के आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं ना, तो अपना सिंपली पाइथन में जाएं, पाइथन यहाँ खोलें, और अगर आपको फाइल लिखनी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखनी है तो भी आप यहाँ पे सिंपली 2/0 लिखेंगे। तो 2/0 पे आप देखेंगे जीरो डिवीजन एरर का एक्सेप्शन इसने दे दिया। और अगर वहीं आप इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते, है ना, और यहाँ पे आप 2/0 लिखते और यहाँ पे आप लिखते एक्सेप्ट जीरो डिवीजन, और फिर आप यहाँ पे लिखते और क्रोज को ऐसे कराते, तो देखिए ये इस तरीके से ट्रेस बैक ना दे करके सिंपली वो दे रहा है जो एग्जैक्टली मुझे मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट के अंदर लिखा है। अगर सिंपली आपको एक्सेप्ट के अंदर ये स्टेटमेंट भी रखना है और आपको ये ट्रेस बैक भी प्रिंट कराना है, तो उसको प्रिंट कराने के लिए आप सिंपली इसके बाद ये लिखेंगे कि आप इसको रेज भी कर दीजिए। तो देखें आप, यहाँ पर मेरा स्टेटमेंट आया, स्टेटमेंट आने के बाद उसने पूरी जो एक्सेप्शन सबसे पहले रेज हुई थी 3 लाइन का ट्रेसबैक, वो सारा का सारा ट्रेसबैक भी रन कर दिया। इस तरीके से क्या है, सिंपली ना पाइथन की चीजों को आप आराम से रन कर सकते हो इस पाइथन इंटरप्रेटर यूटिलिटी पर। ये यूटिलिटी इसीलिए तो दी जाती है कि आपको ऐसा है कि छोटी मोटी चीजों को बस ओनली हैंडी होना है उनके साथ, तो आप सिंपली पाइथन के इंटरप्रेटर वाली इस यूटिलिटी पर जाओ, डायरेक्टली कमांड को लिखो बिना किसी उसके, या कॉपी पेस्ट करो। अगर आपको दिक्कत हो रही है, बेटर यही है वैसे कि आप लिख लें, जिससे कि आपको क्या प्रैक्टिस होने लगे, और फिर उसके बाद देखते जाओ कि क्यों क्या ये यहाँ पर जो सारी सारी चीजें दे रहा है वो एग्जैक्टली सही दे रहा है या नहीं दे रहा है, और उनका कैसे फील इनपुट आता है, ठीक है कि नहीं। ओके, हाँ फाइन। अगला जो, ये हमने सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अगला अपना आग पार्सर है, कल की क्लास में आग पार्सर की सारी चीजों को ही अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है कि नहीं। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि अपनी इस क्लासेस में अब बहुत कुछ बचा नहीं है, हमने मैक्सिमम चीजों को पढ़ लिया है। ये क्लास के बारे में बचा है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड आता है, इसके बारे में अपन देखेंगे। बट बेसिक बेसिक जितने भी पाइथन के चीजें हैं, एरर इनपुट आउटपुट कैसे लिया जाता है, कितना डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, किस तरह तरीके के फ्लो कंट्रोल हैं, कैसे नंबर स्ट्रिंग और ये सब तरीके की इन चीजों को यूज किया जाता है, ये सारी बेसिक चीजें अपन कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ यू पीपल आर ऑन दैट पॉइंट कि आप कोई भी
कोड गूगल से सर्च करें या स्टैक ओवरफ्लो पर जाएं, स्टैक ओवरफ्लो पर जा करके आप अकाउंट बना लें, वहां पे आप सेक्शन सर्च करें पाइथन का, वहां पे अगर किसी ने लेटेस्ट कोई इशू डाली है, आपको लगती है कि वो इशू आप सॉल्व कर सकते हो, तो उसको प्रॉपरली आप लिखें और लिख करके आंसर लिख के स्टैक ओवरफ्लो पर डाल दीजिए आप सिंपली। इस इस तरीके से क्या है कि आपका एक तो रिवीजन भी होगा चीजों का, प्रैक्टिस भी होगी आपकी, और स्टैक ओवरफ्लो के आपके लिए पॉइंट्स भी मिलेंगे। तो इस तरीके का आप प्रैक्टिस करने के कोई भी मीडियम को यूज कर सकते हो। क्लास वाला नया अगला टॉपिक हमारा कंप्लीट होने के बाद अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सारी की सारी वही लाइब्रेरीज हैं जिनको हम अब तक यूज करते आए हैं, और वो बहुत ज्यादा भी टॉपिक हमारे पास इसके बाद है नहीं। ठीक है क्या नहीं? ओके, एनी क्वेश्चन? No. ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू। बाय बाय बाय।